नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश के महाभारत का आज आगाज हो गया है। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं और 5 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया वो 60% के करीब है। हालांकि मतदान का प्रतिशत 2017 के मुकाबले करीब 4% कम रहा, लेकिन कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं, जैसे कि कैराना विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है 66% और सबसे कम गाजियाबाद में 52%। कैराना विधानसभा सीट शामली जिले में आती है। माना जाता है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इस बार भी यूपी की भावी राजनीति के लिए इस दौर को काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वही इलाका है जो कि किसान आंदोलन का केंद्र रहा। पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण भी इसी इलाके से शुरू हुआ और बीजेपी यहां की 58 में से 53 सीटें जीतकर यूपी की सत्ता पे काबिज हुई। ये 58 सीटें यूपी में बहुमत के आंकड़े की चौथा हिस्सा है। और पहले चरण के मतदान के दौरान बहुत सारे वोटरों ने अपना नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की शिकायत की। अलीगढ़ के एक बूथ पर 700 वोटरों में से 500 के नाम गायब थे। कुछ लोगों ने कहा कि उनके वोट पहले ही डाले जा चुके थे। आगरा में रहने वाले 62 साल के भूतपूर्व सैनिक जोगिंदर तैयार होकर पूरे परिवार के साथ उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने यानी वोट डालने पहुंचे। लेकिन वोटिंग बूथ पर पहुंचने पर पता चला कि उनके पूरे 8 सदस्यों के परिवार का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। जोगिंदर पिछले 40 साल से वोट डाल रहे हैं, पर इस बार वोट नहीं डाल सके। अच्छा, जोगिंदर प्रसाद जी। हाँ जी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व सैनिक हैं आप? सैनिक थे। आप पिछली बार वोट किया था 2019 में? हाँ, किया था 2017 में किया, 2014 में किया। इस बार नहीं कर पा रहे? इस बार नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारे पूरे परिवार के नहीं है। आपके पूरे परिवार का नहीं? हाँ जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य हैं। जी। और 8 के नाम नहीं है? नहीं है। कितना खराब लग रहा है आपको? बहुत खराब लग रहा है। क्या लग रहा है बताइए? बहुत लग रहा है। इस सरकार में क्या ऐसी सरकार आई है, चाहते थे नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ये तस्वीरें अलीगढ़ की विधानसभा इगलास के गांव कजरौट की हैं, जहां ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गांव वालों का आरोप है कि उनके गांव में 700 से ज्यादा वोट हैं, लेकिन 500 से ज्यादा वोट वोटर लिस्ट से गायब हैं। महज 200 लोग ही वोट डाल पाए। मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहे लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा। आपने वोट डाला है? ना डालो। आपका वोट आया था? ना आयो, अब की ना आयो। कितने सालों से वोट डाल रही थी? 17 साल से वोट डाल रही हूँ मैं। और अब की बार वोट नहीं आया? अब की बार ना आया वोट। कहाँ की रहने वाली है? कजरौट की। इतने ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोट नहीं आए हैं? वो 400-500 लोग हैं। हाँ, सही कह रही हैं। अब क्या वजह, हमें क्या मालूम, पढ़े लिखे हैं कोई हम? वोट डालने गई थी? हाँ, गए। क्या बोल दिया आप? नो बोल दी कि जो तुम्हारा वोट पड़ेगा अब नहीं पड़ेगा। अच्छा, वोट डल गया आपका? डल गया। नो कह दी नहीं। वोट आया है आपका? वोट पर्ची आई है, वोट ना डालन दिया माँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 71 साल की नसीम जब वोट डालने बूथ पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारा वोट डल गया। पोस्टल बैलेट से आपने वोट डाला था क्या? नहीं। क्या बोल रहे हैं अंदर? अब ये कह रहे थे पोस्टल बैलेट से आपका वोट डल गया। जब नसीम की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रशासन ने मानवीय भूल बताते हुए नसीम को घर से बुलवाया और फिर उनका वोट डलवाया। आगरा के राम प्रकाश का भी ऐसा ही आरोप है कि जब वो वोट डालने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका वोट डल गया है। मेरा वोट नहीं डल रहा सर। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर पड़ गया है। हाँ। तो आप चैलेंज वोट के लिए कहा आपने उनसे? मैं तो अभी आ रहा हूँ सर, गांव से बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ और मेरे तो कोई निशान भी नहीं है कि नहीं, निशान पेशान तो सब मिट जाते हैं। दरअसल कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांगों के वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डलवाए हैं, जिसकी पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, पर चुनाव आयोग ने हमें अब तक इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया है। सोचिए, एक रिटायर्ड फौजी जो पिछले 20 दफे अपने जीवन में वोट डाल चुके हैं और वो इस बार वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो सोचिए कि जो
जो प्रदेश की 5 साल सरकार चलेगी उसमें तो इनका योगदान ही नहीं रहेगा, इनका मत ही नहीं रहेगा। तो फिलहाल अब जवाबदेही चुनाव आयोग पर है। सहयोगी विनीत और नसीम के साथ आगरा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आज ही इस बीच ये खबर भी आई कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 महीने पहले किसानों की जो कुचलकर मौत हुई, उस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। जाहिर है जमानत मिलने पर विपक्ष हमलावर है। उसने लचर जांच का आरोप लगाया है। शायद चौथे चरण के मतदान में ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए ये जमानत असरदार हो। आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को किसानों की हत्या के मामले में जमानत मिल ही गई। ये अलग बात है कि जिस दिन जमानत मिली उसी दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जज जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राजीव सिंह की बेंच के सामने आशीष के वकील ने ये दलील रखी थी कि अगर प्रोसिक्यूशन की बात सही भी माने तो अजय मिश्रा सिर्फ चालक की सीट के बगल में बैठा था और फिर वहां से भाग गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आशीष के निर्देश पर थार कार के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ाई थी या फिर ऐसा कृत्य जानबूझकर किया गया। ऐसे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि आशीष मिश्रा किसानों की हत्या का जिम्मेदार है। हरिओम मिश्रा ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके हेड इंजरी इन लोगों ने काज की किसानों ने, जिसके परसुएंस में मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो या मेंटल इक्विलिब्रियम उसका खो गया हो या उसने अपनी जान बचाने के लिए भागा हो, तो ये एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको किसानों ने मिलके ऑन स्पॉट मार डाला। इसलिए जो क्राइम का करने वाला, अगर मान लीजिए कहा जाए कि जो है ड्राइवर जो था उस पर लाइबिलिटी का एट्रीब्यूट की जाती है, तो वो तो स्वयं ही उसको आपने मार डाला, तो क्राइम का तो पूरा विजडम वही खत्म हो गया, जेनेसिस ही खत्म हो गई। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला। इन दलीलों के बाद मिली जमानत पर तमाम राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए कि इतने किसान कुचल के मार दिए गए। कल को कहीं एक थियरी ना फ्लोट हो जाए, नोबडी डाइड, कोई मरा ही नहीं, खुद स्वतः संज्ञान में आते हुए गाड़ी के नीचे आ गए और गाड़ी से कहा कि हे प्रभु हमें कुचल दो। ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत के चुनावों में जाति एक बड़ा मुद्दा रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ब्राह्मण वोटरों में योगी सरकार से नाराजगी कम हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि सरकार से किसानों की नाराजगी और बढ़ सकती है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर चौथे चरण यानी 23 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मंत्री साहब के बेटे को बचाने की कोशिश लगातार करती रही है। अब जमानत मिलने के बाद ये आरोप और ज्यादा गंभीर हो चले हैं, लेकिन जो फायदा बीजेपी को होने वाला है वो ये है कि जो ब्राह्मण वोट उससे उखड़ चले थे, अब दोबारा वापस उसकी झोली में गिर जाएंगे। ये कयास लगाया जा रहा है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है कि गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक इमारत में हादसा हो गया है। चिंटल पैराडीसो सोसाइटी की 6ठी मंजिल पर लिंटर गिरने से वहां पर काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई है
और ये अंदेशा है कि अभी मलबे में 5 से 6 लोग दबे हो सकते हैं और इस वक्त वहां पे बचाव का काम चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे की इस बिल्डिंग की, जो निर्माणाधीन है। ये बिल्डिंग अभी बन रही थी और लिंटर के गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई है।